Welcome class, very good evening to you all. This is English Core Model Question Paper set number 4. In the previous video we have already dealt Model Question Paper set 3. So directly we'll move to the question number 13 because question number 1 to 12 is from reading passage and you have to read for that. So question number 13 will begin and this is from your writing section. And the question is, a formal letter should be blank to have desired effect on recipient. क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो पहले समझ लीजिए, धीरे से पढ़िएगा जब भी आप पढ़ेंगे एग्जाम में क्वेश्चन. ए फॉर्मल लेटर शुड बी, एक फॉर्मल लेटर होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पर. टू हैव डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रेसिपेंट. जब फॉर्मल लेटर लिखते हैं, जो प्राप्त करता है रेसिपेंट है, उस पर आपके लिखे गए लेटर का मनचाहा असर कैसे हो पाएगा? तो कैसे हो पाएगा ऑप्शन में दिया हुआ है. ऑप्शन ए, इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. फॉर्मल लेटर प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी वो मनचाहा इफेक्ट मिल पाएगा. नंबर बी, टू द पॉइंट एंड रेलेवेंट. टू द पॉइंट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और बेकार की चीज़ें, रेलेवेंट इररेलेवेंट चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रेलेवेंट चीज़ें होनी चाहिए. नंबर सी, ग्रामेटिकली करेक्ट. फॉर्मल लेटर है, ग्रामेटिकली आपको करेक्ट लिखना है. यस, ये तीनों बातें वहाँ पर होनी चाहिए. प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए फॉर्मल लेटर में, टू द पॉइंट होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए बातें, बेकार की बातें नहीं होनी चाहिए, और ग्रामेटिकली तो बिल्कुल भी करेक्ट होना चाहिए. तो आपका आंसर होगा नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. आप पूरे ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे. कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे कि तुरंत देखेंगे हाँ ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, बस इसी को केवल पढ़कर इसी को टिक करके आ जाएंगे. हड़बड़ी में ये गड़बड़ी होती है. तो आप पूरे ऑप्शंस को पढ़िए, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, लेकिन उतना भी सफिशिएंट टाइम नहीं होगा कि आप बहुत धीरे से पढ़ेंगे. आप निश्चित कीजिए कि आप सारे ऑप्शंस पढ़कर जवाब देंगे. सो 13 आंसर विल बी नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 14, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर. इसके पहले फॉर्मल लेटर के बारे में पूछा गया था, अब इनफॉर्मल लेटर हाउ टू राइट, कैसे लिखी जाती है. ऑप्शन नंबर ए, राइट लेजिबली इन सिंपल इंग्लिश. साफ सुथरे लिखावट होने चाहिए, पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए देखने में, और सिंपल इंग्लिश में होनी चाहिए, ऐसा बोल रहा है. इनफॉर्मल लेटर जो आप रिलेटिव्स के पास लिखते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास लिखते हैं, या फिर अपने डियर एंड नियर वंस के पास लेटर लिखते हैं, उनको सिंपल इंग्लिश में लिखना चाहिए आपको वो लेटर, ऐसा बोल रहा है. नंबर बी में, इग्नोर ग्रामर. ग्रामर को इग्नोर कर देना चाहिए, ग्रामर हो या ना हो. नंबर सी, लीव आउट डेट. डेट नहीं डालना चाहिए. नंबर डी, स्क्रिबल. स्क्रिबल का मतलब है कि आप ऐसे ही लिख दे रहे हैं, स्क्रिबल, जिसको कि पढ़ भी नहीं पाएंगे. ऑप्शन क्या होना चाहिए? इनफॉर्मल लेटर अपने रिलेटिव्स, नियर एंड डियर वंस और फैमिली मेम्बर्स को कैसे लिखना चाहिए लेटर. स्क्रिबल तो होना ही नहीं चाहिए, डेट डालना चाहिए, लीव आउट नहीं करना चाहिए, ग्रामर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि विदाउट ग्रामर यू डू नॉट हैव सेंस इन योर सेंटेंस. सो द ऑप्शन रिमेन्स नंबर ए इज़ द करेक्ट वन फॉर 14. Number 15, the report is always written in. See, so far in set number 1, set number 2, set number 3 and this is the set number 4. What we must observe is, आपको नंबर 13 से लेकर के कम से कम 8 to 10 क्वेश्चंस आपके राइटिंग सेक्शन से, और राइटिंग सेक्शन के हर एक राइटिंग फॉर्म से, नोटिस, लेटर, आर्टिकल, एडवर्टीजमेंट राइटिंग से नहीं है, क्योंकि वो हमें नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में है. रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, नोट मेकिंग, इन सब राइटिंग फॉर्मेट से आपको पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन. तो हर एक राइटिंग फॉर्म्स के फॉर्मेट को आप तैयार कर लीजिए. नेक्स्ट नंबर 15, द रिपोर्ट इज़ ऑलवेज रिटन इन. जब भी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो कौन सा टेंस में होना चाहिए? हम लोग प्रीवियस सेट नंबर 3 में देखे थे, कौन सा टेंस में रिपोर्ट राइटिंग होना चाहिए. सो रिपोर्ट राइटिंग इज़ डन in past tense, simple past tense, and
इमीडिएट पास्ट टेंस में होना चाहिए, क्योंकि बीते हुए समय को हम जब लिखते हैं तो था, वॉज, इट वॉज द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस डे, ऐसे हम लिखते हैं, वॉज लगाते हैं, तो पास्ट टेंस में लिखना और इमीडिएट पास्ट में लिखना रिपोर्ट राइटिंग, वो याद हो गया है। बट हियर द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन, टेंस नहीं पूछा है। ऑप्शन ए में सिक्वेंशियल मैनर, क्रमबद्ध तरीके से, इरेगुलर मैनर, इधर उधर लिखना है। नंबर सी हॉरिजॉन्टल मैनर, हॉरिजॉन्टल मैनर यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में, या फिर नन ऑफ द अबव, या कोई नहीं। आप ध्यान से देखिए रिपोर्ट कैसे लिखी जानी चाहिए। रिपोर्ट लिखना है एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहले आप अपना डेट वगैरह लिखते हैं, नेम वगैरह लिखते हैं प्लेस का, उसके बाद आप शुरू करते हैं कि वो इवेंट, वो घटना कैसे शुरू हुई थी। यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी इवेंट, वेरी फर्स्ट थिंग ऑफ द इवेंट, एंड ग्रेजुअली यू ग्रो विद द इवेंट, यू पुट दैट इनटू इंक, आप लिखते हैं, और अंत कैसे होता है उस इवेंट का आप अंत में ही लिखते हैं। सो यू शुड राइट रिपोर्ट राइटिंग इन पास्ट टेंस, इमीडिएट पास्ट टेंस, एंड इन सिक्वेंशियल मैनर, क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। नंबर 16, विच वन इज़ ए वेल रिटन रिपोर्ट। एक वेल रिटन रिपोर्ट कैसा होता है? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, सोच की शुद्धता, हम बोल सकते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वही आप लिख पा रहे हैं। प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर, डेट एंड सिग्नेचर होना चाहिए। बोथ ए एंड बी, या फिर कोई नहीं, नन। तो यहाँ आप जब रिपोर्ट लिखते हैं पास्ट टेंस में लिखते हैं, सिक्वेंशियल मैनर में लिखते हैं, क्रमबद्ध तरीके से, तो ऑब्वियसली यू हैव टू राइट इट विद द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, एंड प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर शुड बी देयर इन ए रिपोर्ट। तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। नंबर 17, शॉर्ट पैराग्राफ, थैंकिंग एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था या किसी व्यक्ति को थैंक बोलते हुए, धन्यवाद बोलते हुए आप एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखते हैं। शॉर्ट पैराग्राफ दैट मीन्स मे बी इट इज़ ऑफ 5 लाइन्स ऑफ 1 पैराग्राफ। और शॉर्ट पैराग्राफ का मतलब ये भी है कि 2 पैराग्राफ ही लिख रहे हैं, लेकिन उन पैराग्राफ्स का जो लेंथ होता है वो बहुत कम होता है। विच गेव यू हेल्प इन कलेक्टिंग डाटा इज़ कॉल्ड, आप किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को थैंक यू बोल रहे हैं, किस चीज़ के लिए? क्योंकि उन्होंने हेल्प किया आपको कुछ डाटा कलेक्शन में, कुछ आंकड़ों के संग्रह करने में, और उनके लिए आप थैंक यू लिख रहे हैं। शॉर्ट पैराग्राफ, उसे क्या कहा जाता है? इज़ कॉल्ड समरी, इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, एक्नॉलेजमेंट। इंट्रोडक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम लोग थैंक्स नहीं बोलते हैं। समरी भी नहीं होगा, क्योंकि समरी में हम सारी चीज़ों को शॉर्ट पैराग्राफ में ज़रूर लिखते हैं, लेकिन इसका पर्पस थैंक्स गिविंग नहीं होता है। सो इंट्रोडक्शन कट हो गया, समरी कट हो गया। ग्लॉसरी भी नहीं होगा। ग्लॉसरी एट द एंड ऑफ द बुक और एट द एंड ऑफ योर थेसिस, या जो भी आपने लिखा है वो लिखा जाता है, जिसमें कि आप जिन चीज़ों से आपने हेल्प लिया है, किन्हीं बुक से लिया है, कि डिजिटली आपने गूगल से लिया है, उन बातों का जिक्र होता है। तो हमारे पास ऑप्शन बच गया एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का अगर आप हिंदी अर्थ देखेंगे तो आभार व्यक्त करना, अभिस्वीकृति। जब भी आप कुछ असाइनमेंट बनाते हैं, आप लोगों ने बनाया होगा अपने बाकी सब्जेक्ट्स का, इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का या ज्योग्राफी का आपने प्रैक्टिकल बनाया होगा, आर्ट्स वाले, तो उसमें आपने अपने नाम वाले शीट के बाद ये एक्नॉलेजमेंट लगाया होगा, आभार व्यक्त, अभिस्वीकृति, कि मैं so and so I would like to express my thanks to the teacher for helping me this and that, ये वगैरह acknowledgement कहलाता है। So this is short paragraph thanking any person or organization which gave you help in collecting data is called acknowledgement। 17. Number 18, article is a article, निबंध लेखन। और ये निबंध लेखन कैसा होता है, वो क्या, वो निबंध लेखन है क्या? सो द ऑप्शंस आर
नंबर 18 ऑप्शंस आर शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, आर्टिकल बहुत छोटा है क्या, छोटा पीस ऑफ राइटिंग है, नहीं। लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, यस इट इज़ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग। एग्जैजरेशन ऑफ लाइज, अभी तक में ये नंबर बी सही लग रहा है। एग्जैजरेशन ऑफ लाइज, झूठ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, नहीं। ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं क्योंकि बाकी शॉर्ट पीस नहीं है, एग्जैजरेशन नहीं है, ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन सही बैठ रहा है नंबर बी, आर्टिकल इज़ अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग। नंबर 13 ब्लैंक स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर। नेम ऑफ द राइटर का मतलब क्या होता है, हेडिंग होता है, नहीं हेडिंग में आप अपना टाइटल डालते हैं, दैट विल नॉट बी देयर। बाय लाइन, बाय लाइन का मतलब ही होता है कि ये जितने भी चीज़ें लिखी जा रही हैं ये किन्हीं व्यक्ति के द्वारा लिखेंगे, बाय लाइन एंड देन नेम ऑफ द ऑथर आप यहाँ पर लिखते हैं। बाय डेट लाइन ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा क्योंकि इनमें से बाय लाइन करेक्ट आंसर। बाय लाइन लिखने के बाद आप अपना ऑथर का नाम लिखा जाता है, राइटर का नाम लिखा जाता है, जो हर चैप्टर के बाद आपने देखा होगा नोटिस बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में, नोटिस बोर्ड में नहीं ब्लैक बोर्ड में आप लोगों ने जैसे ही मैं टाइटल लिखता था उसके नीचे बाय लाइन का मतलब राइटर का नाम लिखता था। नंबर 20 व्हाट इज़ द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या होता है, नोटिस क्यों दिया जाता है आपको। ऑप्शन में अगर आप पढ़ेंगे, पूरे ऑप्शंस को पढ़ना है तो ये पाएंगे कि नोटिस का मतलब है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। नोटिस हैज़ गॉट अ पर्पस, नोटिस हैज़ गॉट अ पर्पस टू इन्फॉर्म यू ऑल। तब देखते हैं उसमें फिट खाता है या नहीं ऑप्शन। टू बॉयकॉट द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का बहिष्कार करना, निकाल देना स्टूडेंट्स को, नहीं। टू इन्फॉर्म अदर्स, ये सही लग रहा है। नंबर सी, क्योंकि हमें ऑप्शन मिलने के बावजूद पूरे ऑप्शंस को ज़रूर पढ़िए क्योंकि हो सकता है कि उससे भी और ज़्यादा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन भी वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। नंबर सी, टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अथॉरिटीज़, आपके अथॉरिटी मेंबर्स जो हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेना। ये भी थोड़ा सा लग रहा है सही, लेकिन सिंपल अगर देखिएगा टू इन्फॉर्म अदर्स, दूसरों को इन्फॉर्म करना अभी तक सही है। नन ऑफ दीज ये तो नहीं होगा, तो 20 का आंसर हो जाएगा बी। नंबर 21 हु टॉस्ट डगलस। डगलस का पूरा नाम मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर एक सेट में इसका नाम बोल रहा हूँ, विलियम डगलस। एंड दिस विलियम डगलस इज़ द कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर डीप वाटर। और डीप वाटर को किसने लिखा है आप बुक में जाकर देख लेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ। विलियम डगलस को किसने डीप वाटर में, डीप एंड, पूल के डीप एंड में फेंक दिया था। डीप वाटर जिसमें कि विलियम डगलस का सबसे बड़ा फियर क्या था, फियर ऑफ वाटर। वो पूल का नाम बताइए जिस पूल में विलियम डगलस को फेंका गया था। YMCA, आपने याद किया। YMCA का फुल फॉर्म क्या होता है, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, याद हो गया। अब जब उस पूल में विलियम डगलस को फेंका गया, किस एज के लड़के ने फेंका था, 17 ईयर्स ओल्ड नहीं, 16 ईयर्स ओल्ड नहीं, 18 ईयर्स ओल्ड के लड़के ने फेंका था, 15 ईयर्स भी नहीं होगा। और वहाँ पर जो वर्ड्स लिखे गए प्रोबेबली 18 ऐसा लिखा गया है वहाँ पर, प्रोबेबली 18। अगर यहाँ पर एक और ऑप्शन होता जिसमें 18 ईयर्स ओल्ड बॉय होता तो वो गलत होता, क्योंकि बुक में आपका दिया हुआ है प्रोबेबली 18, तो ये ध्यान रखेंगे, प्रोबेबली 18 ये करेक्ट है, नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट इज़ यकीमा। यकीमा क्या है, यकीमा इज़ ए रिवर, और बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट डज़ द लास्ट लेसन सिम्बलाइज। लास्ट लेसन का अर्थ मैंने आपको बताया है, जब भी हम चैप्टर पढ़ते थे द वेरी फर्स्ट थिंग वॉज, दिस वॉज आवर सिग्नेचर स्टाइल ऑफ स्टडिंग, वी यूज टू एनालाइज द टाइटल फर्स्ट। द लास्ट लेसन, सबसे अंतिम लेसन किस चीज़ के बारे में कहा गया है, सांकेतिक तौर पर, सिम्बोलाइज
वेल्थ का जिक्र तो था नहीं। लैंग्वेज का जिक्र था, लॉस ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे। कौन पढ़ा रहे थे? एम हैमल पढ़ा रहे थे। किनको पढ़ा रहे थे? विलेजर्स और जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स थे, जिनमें कि एक मेन कैरेक्टर था, क्या नाम था उसका? फ्रेंच। लॉस ऑफ फ्रीडम ये भी था, लॉस ऑफ फ्रीडम था क्योंकि जर्मन्स उस एरिया को कवर कर चुके थे और उनका फ्रीडम लॉस हो गया था। सो लॉस ऑफ लैंग्वेज था, लॉस ऑफ फ्रीडम था। अब यहाँ नंबर डी में दोनों दिया हुआ है, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। कौन सा सही आप करेंगे? बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन दोनों को कवर किया गया नंबर डी में, तो नंबर डी करेक्ट होगा। नंबर 23 का डी करेक्ट आंसर। नंबर 24, एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन, द लास्ट लेसन मीन्स, द लास्ट लेसन में एक एक्सप्रेशन है थंडर क्लैप इन द लेसन। थंडर क्लैप का मतलब क्या होता है? लाउड बट नॉट क्लियर, लाउड एंड क्लियर, बहुत ज़ोर से और साफ साफ सुनाई देना, या फिर बहुत ज़ोर से और साफ नहीं सुनाई देना। एंड स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, चौंक जाना, चौंका देने वाला, और अनएक्सपेक्टेड, अचानक से होने वाला। और अनप्लेजेंट या फिर अनप्लेजेंट थिंग, बुरी चीज़ें। थंडर क्लैप इन द लेसन का मतलब है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, अचानक से और जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो चीज़ होना, थंडर क्लैप। नंबर 25, व्हाट डज मुकेश विश टू बिकम। ये बार बार ये मुकेश और साहिब आलम, साहिब आलम का अर्थ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मुकेश उसी कहानी के पात्र हैं, सेकंड स्टोरी के। इसके टाइटल का नाम बताइए इस चैप्टर का। मुकेश लॉस्ट स्प्रिंग के हैं। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड पूरा नाम है, और इसके राइटर हैं अनीस जंग, जिसमें कि मुकेश एक लड़का है जो बैंगल मेकिंग का काम करता है। कहाँ काम करता है? कौन से शहर में? फिरोजाबाद। लेकिन वो मुकेश कुछ बनना चाहता है, उसका कुछ ड्रीम है। मुकेश वाली जो स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग में, उस स्टोरी का नाम बताइए, मुकेश की स्टोरी का नाम। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। अच्छा, साहिब आलम जो साहिब था, लॉस्ट स्प्रिंग में एक वो भी पात्र है, उसके स्टोरी का नाम बताइए। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, याद रखिए इनके नाम को, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। यहाँ मुकेश के बारे में पूछा गया, व्हाट डज मुकेश विश टू बिकम। मुकेश विश टू बिकम, मुकेश विशेस टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, इसलिए उसके स्टोरी का टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। नेक्स्ट नंबर 26 आई, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बलाइज। लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल, हमेशा मैंने टाइटल को आपको समझाया है हर एक चैप्टर से पहले। तो लॉस्ट स्प्रिंग का क्या मतलब है सांकेतिक तौर पर? लॉस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग इज़ द सीजन विच कम्स आफ्टर समर, और पतझड़ का मौसम होता है, पतझड़ के बाद जो नई नई पत्तियाँ निकलती हैं, फ्रेश, सॉफ्ट, मोर फ्लोरेसेंट कलर, ग्रीन, ये सारी चीज़ें। लॉस्ट स्प्रिंग मतलब जब कुछ बढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें नई नई निकल रही हैं, तो इट इज़ लॉस्ट मीन्स लॉस्ट, स्प्रिंग मीन्स ब्लूमिंग चाइल्डहुड इज कंपेयर्ड विथ स्प्रिंग सीजन। So the titles meaning will be lost blooming childhood। ये ऑटम सीज़न भी नहीं होगा, सिम्बॉलिकली बोला गया है, तो डायरेक्ट स्प्रिंग का सीज़न का मतलब ऑटम हो जाएगा, सिम्बोलाइज्ड किया गया है, तो ये नहीं होगा। लॉस्ट एडल्टहुड भी नहीं होगा क्योंकि चाइल्डहुड के बारे में। लॉस्ट मनी का तो जिक्र हुआ ही नहीं। नंबर 27, वाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप्स। गार्बेज डंप्स, साहिब आलम पूरा नाम, उसके स्टोरी का नाम है, अभी मैंने आपको बताया था, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, और उसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। वाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप्स। गार्बेज डंप्स जहाँ कचरा फेंका जाता है वहाँ साहेब क्यों जाता था? टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन के लिए, 10 रुपीज़ नोट के लिए, या 1 रुपये पाने के लिए, या ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं,
क्योंकि उस स्टोरी का टाइटल ही है, लॉस्ट स्प्रिंग का एक स्टोरी है जिसमें कि साहेब है में मुख्य पात्र में से एक, उसके टाइटल का नाम है उस स्टोरी का समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, तो ये ए रुपी है। तो टाइटल को बड़े ध्यान से देखिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया है आपके चैप्टर के टाइटल को समझा है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास फैक्ट्री। ग्लास फैक्ट्री में कौन काम करता था? लॉस्ट स्प्रिंग से ही है ये। ग्लास फैक्ट्री में मुकेश काम करता था और वो ग्लास फैक्ट्री कहाँ था, कौन से शहर में था? इन विच सिटी वॉज दैट ग्लास फैक्ट्री? इट वॉज फिरोजाबाद, जहाँ ग्लास वेयर्स का काम होता है, ग्लास की चीज़ें बनती हैं, कांच की चीज़ें। और क्या क्या मुश्किलों का सामना, हैजर्डस, क्या क्या परेशानियाँ वहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं? पुअर हेल्थ, यस, जो भी ग्लास फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं उनका हेल्थ डिक्लाइन होता जाता है। इम्पेयर्ड विजन, क्योंकि ग्लास फैक्ट्रीज़ में बहुत हाई हीट वाले टेम्परेचर में उस प्लेस में और मिजरेबली बहुत स्मॉल रूम होता है, वहाँ काम करना पड़ता है, तो आँखों की रोशनी चली जाती है। इम्पेयर्ड विजन, यस। मिजरेबल लाइफ बहुत मिजरेबल होता है, लंबे समय तक, टिल लॉन्ग आवर्स दे हैव टू वर्क देयर, सो इट वॉज मिजरेबल देयर। सो ऑल ऑफ दीज, सभी करेक्ट हैं, लेकिन ऑल ऑफ दीज is the best suitable option here. Number 29, what does the poet hope to achieve by keeping quiet? अब keeping quiet poem में आ चुके हैं। हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा है, कोई भी चैप्टर ऐसा छूटा नहीं है, तो आपको हर एक चैप्टर, क्योंकि ऑलरेडी आपको 25% रिड्यूस कर दिया गया है, हर एक चैप्टर को आपको देखना है। Keeping quiet, written by Pablo Neruda, again in the previous sets also I have told you. So you have been told time and again. Keeping quiet में what does the poet hope to achieve? क्या पर्पस है उस कीपिंग क्वाइट को लिखने का, आप लोगों तक पहुंचाने का? उस पोएम का पर्पस क्या है? नंबर ए ऑप्शन, गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, यानी कि अपनी अंतरात्मा तक झांकना और सोचना समझना, और उसके लिए एक मौका मिलना। दैट इज़ वाई पोएट पैब्लो नेरूडा रिक्वेस्ट्स यू to keep still for 12 seconds maybe once in a year, that means 12 month में एक बार maybe, and get an opportunity to think about things. So introspect, यही है वो आंसर। बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं, maybe other options will be more suitable. Get some rest from the busy schedule, नहीं, रेस्ट पाना ये नहीं था। गेट रीड ऑफ साउंड पोल्यूशन, नहीं, साउंड पोल्यूशन के बारे में जिक्र जरूर होगा, लेकिन साउंड पोल्यूशन इज़ नॉट द प्रोमिनेंट थिंग। गेट रीड ऑफ वर्क, काम से छुट्टी पा लेना, नहीं। बेस्ट ऑप्शन इज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट। नंबर 30, व्हाट डज अर्थ टीच अस? पोएम में दिया हुआ है, पैब्लो नेरूडा की पोएम कीपिंग क्वाइट से लिया गया है। अर्थ कैन टीच अस क्या? ऑप्शन, स्टिलनेस इज इक्वल टू डेथ, रुक जाना ही मर जाना है, नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। स्टिलनेस रिजल्ट इन डेथ, स्टिलनेस का मतलब अंत में क्या होता है रिजल्ट उसका, स्टिलनेस, रुक जाना का मतलब डेथ होता है। दोनों सेम चीज़ ही बोला गया है अलग अलग सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट नंबर सी, देयर इज़ लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, जब हम शांत रहते हैं, ये अर्थ शांत रहती है जब अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ के शांत रहने के बावजूद भी अंदर ही अंदर उसके शांत रहने में की प्रवृत्ति में भी लाइफ चलता रहता है। देयर इज़ नो लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, पृथ्वी शांत हो जाती है तो पूरा लाइफ रुक जाता है, ऐसा नहीं। नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज व्हेन अर्थ गेट्स साइलेंट, जैसे लॉकडाउन में देखा था आपने, सारा कुछ बंद हो चुका था, ऐसा लग रहा था दुनिया थम सी गई है, लेकिन तब भी नेचर अपना काम कर रहा था और जो इन्वायरमेंट है पूरा साफ सुथरा, पोल्यूशन फ्री हो चुका था। सो व्हेन अर्थ इज इन द सिचुएशन ऑफ स्टिलनेस, it has got life under that
stillness. So this is what earth teaches us. Number 31. The poetess says her mother looked pale like a. The poetess की कौन ऐसी मदर है जिसके बारे में जिक्र किया गया? किस पोएटस ने ऐसा जिक्र किया? कमला दास इन पोएम माई मदर एट 66. माई मदर एट 66 में इन्होंने अपनी मदर को पेल कहा है और उसे कंपेयर किया गया है कुछ चीज़ों के साथ में, लाइक ए लेट विंटर्स मून. याद कीजिएगा, लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया है अपनी मदर को. और पेल कहा गया है जो कैसी दिखाई दे रही, लाइक ए कॉप्स, एक लाश के समान, एक मुर्दे के समान, डेड बॉडी के समान दिखाई दे रही हैं. और बाकी ऑप्शन गलत है. भूत के समान दिखाई दे रही, घोस्ट. एनेमिक पर्सन, मॉल न्यूट्रिशन चाइल्ड, बिना खाए पिए बच्चे के समान नहीं. अगर आपने सही में पोएम्स के लाइन को पढ़ा होगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे, वरना ढूंढते रह जाएंगे. नंबर 32. व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई? इसी पोएम की बात है. माई मदर 66 में लास्ट लाइन है स्माइल स्माइल एंड स्माइल. क्या दिखाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं. पोएट वॉज गोइंग होम वॉज इलेटेड, घर जा रहा था, बहुत खुश थी. पोएट वॉज हैप्पी, खुश थी. नंबर सी, पोएट वॉज हैप्पी टू लीव हर पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के घर को छोड़कर वो जा रही थी, इसलिए बहुत खुश थी. तीनों में लगभग वही बोला गया है. नंबर डी, पोएट्स डेस्परेट एफर्ट टू हाइड हर फियर्स. पोएटेस अपना जो डर है, बचपन का डर, व्हाट वाज दैट फियर? टू गो अवे फ्रॉम मदर. मदर माइट बी डेड वन डे, ये डर था पोएटेस को. सो द नंबर 32's आंसर विल बी डी, ऑप्शन डी. पोएट्स डेस्परेट एफर्ट टू हाइड हर फियर. और यही डर को वो छिपाना चाहती थी, इसलिए जैसे ही वो अपनी मदर को बाय बाय बोल रही थी, वो स्माइल कर रही थी और अपना दर्द छुपा रही थी, अपना डर छुपा रही थी. दैट इज़ वाई द वेरी लास्ट लाइन ऑफ द पोएम इज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और ये डॉट 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 है. नंबर 33. आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस. यस, लिटरेरी डिवाइस अब आ चुका है. आपको लिटरेरी डिवाइसेस क्लासेस में बहुत बार पढ़ाया गया है हर पोएम के बाद. सो व्हाट आस्क्स हियर, व्हाट इज आस्क्ड हियर? आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग. किस पोएम से लिया गया है? आइडेंटिफाई दीज लाइन्स. इफ यू हैव रेड द लाइन्स ऑफ द पोएम्स, यू विल आइडेंटिफाई. An elementary school classroom in a slum written by Stephen Spender, जिसमें कि बच्चों के फ्यूचर को तुलना किया गया है. फ्यूचर इज़ पेंटेड विथ अ फॉग, तुलना किया गया, कंपेयर किया गया. और कंपेयर करने वाले जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं कौन कौन होते हैं? सिमिली एंड मेटाफर में कंपैरिजन होता है, लेकिन सिमिली और मेटाफर में कौन सा ये लिटरेरी डिवाइस है? आप लोगों के लिए मैं ये ऑप्शन दे रहा हूँ. सिमिली एंड मेटाफर में ये फ्यूचर इज़ पेंटेड विथ अ फॉग कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बता दूंगा, क्योंकि बार बार ये रिपीट हुआ है. क्वेश्चन नंबर 34. हु सिट्स एट द बैक ऑफ द डिम क्लास? ये भी उसी पोएम से लिया गया है, जिसमें कि क्लासरूम का जिक्र है. एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जिसमें कि कुछ बच्चे बैठे हैं, कुछ बच्चों का जिक्र है. रैट्स आइज, a boy who is like a paper, thin, malnutritioned child is there. But at the back of the dim classroom, उस क्लासरूम के पीछे में जहाँ रोशनी कम है, एक लड़का बैठा हुआ है. पेपर सीमिंग नहीं है, टॉल गर्ल भी नहीं है, गर्ल विथ हेयर लाइक रूटलेस वीड्स ये भी नहीं है. ए स्वीट एंड यंग चाइल्ड. पोएम के लाइंस को देख लीजिएगा, स्वीट एंड यंग चाइल्ड है आंसर. नंबर 35. विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड द राइटर यूज टू रीच अंटार्कटिका? अंटार्कटिका का जिक्र किस चैप्टर में है? ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. और वो अर्थ का एंड पार्ट क्या है? अंटार्कटिका. एंड द राइटर इज तिशानी दोषी. कितने स्टूडेंट्स गए हैं? 52 स्टूडेंट्स ऑन एन एजुकेशनल टूर, एजुकेशनल ट्रिप. किसने लेकर गया है? कैनेडियन मैन जी ऑफ ग्रीन.
इन सब बातों को याद रखिए, ये फैक्ट्स है। किस चीज़ में गए हैं? वो शिप में गए हैं, और उस शिप का नाम बताइए। शिप का नाम क्या है? बुक में ज़रूर देखिए, रशियन शिप है, एकेडमिक शुकाल्स्किया, याद रखिए शिप का नाम। नंबर 36, ये सारे MCQs मैंने आपको क्लास में करवाए हैं, अगर आप रेगुलर क्लास आते होंगे तो। नंबर 36, व्हाट % ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस इज स्टोर्ड इन अंटार्कटिका? ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ऑनलाइन क्लासेस में हुआ है, आपके वीडियोस पड़े हुए हैं आपके गूगल क्लासरूम में, और मेरे यूट्यूब चैनल में पड़े हुए हैं। लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़ाया गया है, जिसमें कि डायरेक्टली लिखा हुआ है 90% ऑफ the earth's total ice is stored in अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में 90% अर्थ का आइस पड़ा हुआ है, और वो जब मेल्ट होना शुरू होगा तो पूरी धरती डूब जाएगी। द अर्थ विल बी अंडर वाटर। क्वेश्चन नंबर 37, I shall cut off my tuft, crop my hair short and become an insurance agent. Who said this? देखिए, डायलॉग से पूछा गया, और मैं आपको क्लासेस में आप याद करेंगे, मैंने कहा था कि कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं उनसे पूछा जाएगा हु सेड, टू whom, ऐसा ही यहाँ पर पूछा गया हु सेड। तो ये कहा था द टाइगर किंग में है, टाइगर किंग ने तो नहीं कहा, कोर्टियर दरबारी ने भी नहीं कहा, नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, क्योंकि द एस्ट्रोलॉजर, जब द टाइगर किंग ने एक टाइगर मारा, हंट किया, एंड टाइगर किंग थिंक्स दैट आई हैव completed my vows to kill the tiger and I have nothing to fear from tigers now. तब एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि याद कीजिए महाराज कि 100वें टाइगर से आपको खतरा है, एक टाइगर मारकर कोई फ़ायदा नहीं है। तब टाइगर किंग बोलते हैं गुस्से में कि मैं सारे टाइगर्स को मार डालूंगा। एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि भविष्यवाणी कभी खाली नहीं जाती है, अगर खाली चली गई तो आई शैल कट ऑफ माई टफ, मैं अपनी चुटिया काट डालूंगा और अपने बालों को छोटा छोटा काट लूँगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। मेरी भविष्यवाणी कभी खाली नहीं होता, एंड आई विल बर्न माई होल द बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो ये लिखा हुआ है, आप अगर स्टोरी पढ़े होंगे तो द एस्ट्रोलॉजर बोलता है वैसा। नंबर 38, हाउ मेनी टाइगर्स वर किल्ड बाय द महाराजा विद इन 10 years? द टाइगर किंग जो महाराजा हैं वो टाइगर को हंट करते गए, उसके बाद करते गए और 10 years में उन्होंने 70 टाइगर्स मार डाला, और अपने जो एरिया है प्रतिबंधपुर, उस राज्य उस स्टेट के सारे टाइगर्स को ख़त्म कर दिया उन्होंने। नंबर 39, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज़ हु वॉज हार्ले? ये क्वेश्चन यहाँ पर हार्ले नहीं होना चाहिए नेम, यहाँ होना चाहिए था डॉक्टर सदाओ। हु वॉज डॉक्टर सदाओ? डॉक्टर सदाओ नाम आपको याद आ गया होगा। डॉक्टर सदाओ किस चैप्टर के कैरेक्टर हैं? दी एनिमी, जिसमें कि उन्होंने एक अमेरिकन सोल्जर को वुंडेड सिचुएशन में अपने घर पर लाया और ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि वो एक डॉक्टर थे। सो ही वॉज ए डॉक्टर। क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, हार्ले नहीं होगा, डॉक्टर सदाओ होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज द जनरल? आर्मी जनरल जो थे डॉक्टर सदाओ, जिस आर्मी जनरल के ट्रीटमेंट के लिए उसे रोका गया था, कैसा था वो आर्मी जनरल? ही वॉज ए सेल्फिश पर्सन, ही वॉज एन ओल्ड मैन, और उसके पास डॉक्टर सदाओ गए हुए थे कि मैंने एक एनिमी को अपने घर पर जगह दिया है, अब मैं क्या करूं मुझे पता नहीं, क्योंकि वो एनिमी मुझे मारने के लिए भेजा गया है अमेरिका से। अगर मैं मारता हूं तो आई एम ए डॉक्टर, आई एम इन डिलेमा दैट आई हैव सेव्ड हिज लाइफ, हाउ कैन आई किल दैट पर्सन? सो प्लीज़ डू समथिंग, जनरल के पास उन्होंने बोला।
So general decided that he will send his private assassin, अपने एक प्राइवेट assassin को भेजेगा जो कि उसे मार डालेगा. But general never sent that private assassin and Dr. Sadao kept waiting for that. क्योंकि जनरल बहुत सेल्फिश था, वो भूल चुका था ये प्रॉमिस करने के बाद कि मैं प्राइवेट assassin को भेजूंगा और वो मार डालेगा. So this is set 4. It ends here. And the question 40's answer will be general was selfish person. So thank you very much. This was all about English Core Model Question Paper Set 4. अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ग्रुप स्टडी में अभी भी टाइम है, आप पढ़िए और अच्छी तरह से आप मार्क्स गेन कीजिए, क्योंकि MCQ ऐसा चीज़ है जहाँ पर आपको मार्क्स गेन हो सकते हैं. और इसकी तैयारी तभी होगी जब आप लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे, और जब लाइन बाय लाइन आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं अपने बुक से ही, आप डिस्क्रिप्टिव आंसर भी लिख पाएंगे अच्छी तरह से. सो थैंक यू वेरी मच.